डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित जो जीआईसी लेक्चरर सिविक्स का एग्जाम होने वाला है, यानी नागरिक शास्त्र, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र या पीजीटी पॉलिटिकल साइंस कहें आप, उत्तराखंड का, उसी के तहत पेपर 2 के लिए छठा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आपको पता ही है कि वहाँ यूकेपीएससी में दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 से 150 क्वेश्चन और पेपर 2 से 150 क्वेश्चन आएंगे। तो उसी के मद्देनजर हम लोग पेपर 1 का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 2 का भी। तो आज हम लोग पेपर 2 का अ, छठा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट है कि सभी विनम्र निवेदन है कि चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत या उदारवादी या क्रांतिकारी सिद्धांत। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देने वाला जो सिद्धांत है वो है आपका क्रांतिकारी सिद्धांत, या इसको आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इसके मुख्य प्रवर्तक कौन हुए? एक तो आपका रूसो हुआ और साथ ही 9 जो मार्क्सवादी 9 वामपंथी हैं। इसमें इसमें क्या होता है, लोकमत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसके अनुसार लोकतंत्र को सबसे अभिष्ट शासन प्रणाली माना जाता है और लोकतंत्र ही सबसे अच्छा लोकतंत्र है। ये कौन सा? प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि ब्रेग्जिट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान से देखिए, ब्रेग्जिट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है इसमें से। तो याद रखिएगा, इसमें से जो गलत कथन है कि ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाताओं ने अपना वोट दिया, बिल्कुल नहीं, युवा मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। इसमें इंग्लैंड के अधिकांश लोगों ने इसमें जो सभी जनादेश था यूरोपियन यूनियन के बारे में, इंग्लैंड के लोगों ने अपना जनादेश दिया, सभी लोग थे इसमें मतदान करने वाले। और ब्रेग्जिट के पक्ष में इंग्लैंड के अधिकांश लोगों ने, जबकि यूरोपीय यूनियन के बने रहने के समर्थन में स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने मतदान किया। ये कब हुआ था? आपका 2016 में हुआ था, जनमत संग्रह कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर विधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए? कोपेनहेगन 2009, या क्योटो प्रोटोकॉल 1997, डरबन कॉन्फ्रेंस 2011 या रियो डी जेनेरियो 1992। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। 11 दिसंबर 1997 को ये अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। और इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि थी 2008 से प्रारंभ हुई और 2012 में संबंध ये समाप्त हुई। नेक्स्ट है, जस इन बेलो पद का क्या अभिप्राय है? जस इन बेलो, जस इन बेलो एक लैटिन शब्द है जिसका अभिप्राय होता है क्या? युद्ध का उचित संचालन, युद्ध का उचित संचालन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? तो ये होगा ये यूके। नेक्स्ट है, फ्लाइंग बेस शब्द बंध निम्न में से किस संस्था से जुड़ा हुआ है? फ्लाइंग बेस या फ्लाइंग 20 जो है किस संबंध से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, ये आपका जुड़ा हुआ है आसियान से, आसियान से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हैंस मार्गेंथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया गया कि मार्गेंथाउ की जो रचना है उसका पूरा नाम बताइए, तो उसकी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का व्यवस्थित कालानुक्रम क्या है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा ही जा रहा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपके डैग हमरशोल्ड आएंगे, डैग हमरशोल्ड, यूथान, कोर्ट वाल्डेम और बुतरस बुतरस घाले आएंगे। ठीक, तो डैग डैग हमरशोल्ड 1953 से 66 61 तक हुए, यूथान 61 से 71 तक, कोर्ट वाल्डेम 72 से 81 और बुतरस बुतरस घाले 92 से 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? नेशनल पावर जो यूज होता है उसका कौन सा टेक्निक नहीं है? ये 9,
तो ये होगा आपका विश्व संगठन में शामिल होना। बाकी तीनों तकनीकें, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सॉफ्ट पावर यानी मृदु शक्ति शब्द को गढ़ने के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? जोसेफ नाई, अलार्कन, फ्रांस फैनन और डेविड हल। तो 10 का ए होगा जोसेफ नाई। जोसेफ नाई ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मृदु शक्ति सॉफ्ट पावर शब्द का यूज किया। निम्न में से क्लासिकी यथार्थवाद की परंपरा की शुरुआत किसने की? क्लासिकी यथार्थवाद की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की गई थी थ्यूसाइडस के द्वारा। ऑप्शन बी, जो इनकी एक रचना है कौन सी? हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वार। यथार्थवाद के बीज इसी में से प्रस्फुटित हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के संदर्भ में अमेरिकी जॉर्ज बुश द्वारा नई विश्व व्यवस्था, नई न्यू वर्ल्ड सिस्टम शब्दावली का राष्ट्रपति ने प्रयोग किया? किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के संदर्भ में जॉर्ज बुश के द्वारा ये शब्दावली गढ़ा गया, नई विश्व व्यवस्था? तो ये होगा आपका इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनिक कार्रवाई की अनुमति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है क्या? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? कि मानवता की सुरक्षा। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण, इसे बार बार पूछा जाता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट आपको पता है कि अक्टूबर 1962 में हुआ। उस समय अमेरिका और रूस मतलब कि आमने सामने थे शीत युद्ध के दौरान। तो दो धड़ों में बटा हुआ था पूरा विश्व। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो ये थे आपके ख्रुश्चेव महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने विचार दिया है कि यूरोपीय दुनिया के मुख्य क्षेत्र में मजबूत राज्यों का विकास आधुनिक पूंजीवाद के विकास का अनिवार्य घटक था? क्वेश्चन नंबर 15, तो ये होगा इमैनुअल वॉलस्टीन। इमैनुअल वॉलस्टीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह उद्धृत किया है कि युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है? युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है। किसका कोट है ये? तो ये कोट है आपका चार्ल्स टिली का। निम्नलिखित में से किस विचारक ने क्षेत्र को राष्ट्र की भांति एक आभासी समुदाय के रूप में परिभाषित किया है? डेविड मिट्रानी या बेनेडिक्ट एंडरसन, कार्ल ड्यूस या अर्नेस्ट हास? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेनेडिक्ट एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसने अपना यह विचार दिया है कि ऐतिहासिक काल के बाद के काल में न तो कला होगी और न ही दर्शन, बस मानव इतिहास के संग्रहालय की सतत देखभाल होगी। 18, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस फुकुयामा का कोट है ये। निम्नलिखित में से किसने शब्दावली मेक वर्ल्ड को गढ़ा? मेक वर्ल्ड शब्दावली को किसने गढ़ा? 19, तो ये गढ़ा था बेंजामिन बार्बर के द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संभालने के लिए अन्य राज्यों के अधिकारी के रूप में एक वैश्विक फौजदार के रूप में कार्य करना चाहिए? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। ये कोट है आपका हास का, आरएन हास या रिचर्ड एन हास का। अगला क्वेश्चन देखिए 21 कि परमाणु छाता यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला शब्द का तात्पर्य क्या है? न्यूक्लियर अम्ब्रेला शब्द का तात्पर्य क्या है? न्यूक्लियर अम्ब्रेला शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है कि प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा गैर परमाणु राज्यों को दी गई संरक्षण की गारंटी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने टिप्पणी की है कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो यह अनावश्यक है, यदि असहमत होता है तो घातक है? किसका कोट है? 22, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए, एबी सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रशासनिक न्यायालय का विकास निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम हुआ है?
तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव जो कोर्ट्स का है, कहाँ हुआ है इसका विकास? तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं आपके फ्रांस में हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित राजा शब्दावली का प्रयोग किया है? 24 ये होंगे आपके सिमोन बोलिवर। अगला क्वेश्चन कि मुख्य कार्यपालिका के व्यवस्थापिका की भांति बहुत प्रकार होते हैं, किंतु सरकार का उस पर नियंत्रण बहुत कम हो गया है। किसका वक्तव्य दिया गया है ये? 25 तो ये वक्तव्य आपका एएच ब्राउन का। नेक्स्ट है 26 कि निम्नलिखित में से क्या फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? फ्रांसीसी लोकतंत्र की क्या विशेषता नहीं है? तो सेकंड ब्लड सिस्टम नहीं, द्वितीय मत प्रणाली हुआ और अध्यक्षात्मक प्रणाली है, द्विसनात्मक संसद है, लेकिन वहाँ संघवाद नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनर्लोकन या न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है? 27 तो न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में नहीं है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ द लॉज का लेखक है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज का लेखक है मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसी पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। 29 कि सत्ता के ऊपर किस सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए? सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, सिद्धांत किस की आस्था थी? इस सिद्धांत में किसकी आस्था थी? क्वेश्चन 29 बेहद महत्वपूर्ण है, तो मॉन्टेस्क्यू का। अगला प्रश्न देखिए कि 30 यह किसका कहना है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? क्वेश्चन नंबर 30 ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये गार्नर का कोट है। अगला प्रश्न कि 31 कि रॉबर्ट पैकेनहम ने अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वे कौन कौन सी भूमिकाएं हैं? 31 एक तो वैध प्रकार्य, सुरक्षा बल प्रकार्य और प्रशासनिक सिंहावलोकन, लेकिन न्यायिक कार्यकलाप इसमें नहीं है। तो ऑप्शन इसमें होगा आपका 1 2 3 यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि अध्यक्षीय सरकार में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में अध्यक्षीय सरकार में क्या होता है कि राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जैसा कि यूएस में है। 33 कि भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था किस संघीय व्यवस्था पर आधारित है? किस देश की संघीय व्यवस्था पर आधारित है? तो आपको पता ही है, कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? 34 किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में है, चीन में है, जापान में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक व्यवस्था है। तो डी राइट आंसर हुआ संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया। 35 किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? स्ट्रॉन्ग, गार्नर, लोबी या फाइनर? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए सी एफ स्ट्रॉन्ग। 36 कौन सा देश अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ये होगा फ्रांस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि अलग है, अलग ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा लिंक से हटके होते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया? लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रणाली को पसंद करते थे आपके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू? 37 ये होगा संसदीय प्रणाली। निम्नलिखित युगों में से कौन से युग में जोड़ा नहीं है? तो 38 ब्रिटेन में एकात्मक है, अमेरिका में देखिए संघात्मक व्यवस्था न कि एकात्मक, तो अमेरिका गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक है, भारत में संघात्मक है, लेकिन अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है, एकात्मक वहाँ नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37 और 39 कि इनमें से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघीय राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? यानी दोनों तो संघीय व्यवस्था है, लेकिन कौन सी उनमें समानता नहीं पाई जाती है? कौन सी समानता नहीं पाई जाती है? 39 तो न्यायिक संगठन के दो समुच्चय बिल्कुल नहीं, एक ही न्यायपालिका है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कि संघीय व्यवस्था में प्राय निम्न की आवश्यकता होती है, किसकी? तो संघीय व्यवस्था में प्राय आवश्यकता होती है लिखित संविधान और शक्तियों के विभाजन केंद्र और इकाइयों के बीच। तो ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संसदीय व्यवस्था की ये परिभाषा दी है कि संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है? अंबेडकर, बेजहॉट, एम सी छागला या ब्राइस? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? 42, तो यूएसए नहीं था, बाकी तीनों थे। 43, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? 43, ह्यूगो ग्रोसियस, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक जो है, इंटरनेशनल लॉ का जो जनक है ह्यूगो ग्रोसियस है। बाह्य संप्रभुता का भी जनक इसी को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? तो ये मार्गेंथाउ होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45, निम्न में से किस का संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो शीत युद्ध का संबंध किससे नहीं है? तो तीनों से है, तो डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 46, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का क्या तात्पर्य है? तो देतांत का तात्पर्य है कि दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, तनाव में कमी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि मार्टिन कप्लान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति कब होगी? सर्वाधिक संभावित परिणति कब होगी? तो ये आपकी होती है द्विध्रुवीय व्यवस्था में, ऑप्शन सी। शांति के लिखता प्रस्ताव में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? ये महासभा, जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 की 48 के बाद 49, ये आपको मैच करना है। 49, तो चलिए मैच कीजिए। तो एफएमसीटी जो है आपका, एफएमसीटी किससे है? तो ये व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका जलवायु परिवर्तन से है। और ट्रिप्स जो है संबंधित आपका विश्व व्यापार से। और डब्ल्यूएसएफ वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस जो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा, ये हेंस से मार्गेंथाउ के द्वारा, ऑप्शन ए। और ये 1948 से प्रकाशित हुई। 51 की किसने कहा था कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं? 51, तो किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया डिमॉक के द्वारा। 52 कि नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नांकित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? नवीन लोक प्रशासन किसका समर्थन नहीं किया गया है? तो बहुलवाद, विकेंद्रीकरण, मानवतावाद का, लेकिन व्यवहारवाद का समर्थन नहीं किया गया है। लूट प्रणाली किस देश में अत्यधिक प्रचलित थी? तो जो स्पॉइल सिस्टम था, तो ये था आपका अमेरिका में। 53 का ये हुआ। लेकिन 1883 का जो पेडल्टन अधिनियम आया, इसके बाद से योग्यता आधारित प्रणाली को अपनाया गया। नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है? तो ये नौकरशाही जो विशेषता है, ये सभी सरकारों की विशेषता है। 55 है, किसने कहा था कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के तहत व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं? अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं हुआ है। 56 कि निम्नांकित में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया? तो व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव आपका दिया गया किसके द्वारा? यूके में ये जो हुआ, ये रैमजे थे। रैम 1916 में ये था रैमजे बर्निंग समिति, ऑप्शन बी।
पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवाओं में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? तो ये कथन है आपका किसका? 57 ये होगा फुलटन समिति का, फुलटन कमेटी का कहना है। 58 की समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की। किसने? तो ये हुआ आपका सुरेंद्र नाथ समिति के द्वारा। आदेश की एकता अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पूरक है? तो ये है सोपानिक बंध की। 60 निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यायोजन की प्रक्रिया नहीं, यानी डेलीगेशन की प्रक्रिया नहीं है? संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता, बल्कि आधा अधूरा, आधा आधा होता है, संपूर्ण नहीं होता इसमें। 61 किस संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? किसमें? तो ये आपको खोजा प्राचीन यूनानी काल में, अरस्तु के जमाने में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से किसने यह संविधान का कार्य बताया कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना ही संविधान है? 62 ये है CF स्ट्रॉन्ग का कोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 कि संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। तो संघीय संविधान की आपको सामान्य विशेषताएं बतानी है। तो एक तो होगा लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान, ये तो सही है। एक है केंद्र और संघात्मक इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये भी सही है। विधायिका और कार्यपालिका मध्य शक्तियों का पृथक्करण, ये जरूरी नहीं है संघीय शासन में। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, ये जरूरी है आपका। तो पहला, दूसरा, चौथा यानी सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित संविधान है? तो ये ब्रिटेन का संविधान है। लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से देश का है? 65 ये होगा आपका ब्रिटेन का। 66 की कौन निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं हैं? संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें एक होगा आपका निर्मित संविधान हो, विधि का शासन हो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें से सही होंगे आपके कौन? 1 2 4। देखिए कौन किस में है? 1 2 4 यानी ऑप्शन डी, 66 का डी। संविधान के बिना राज्य राज न होकर अराजकता का शासन होगा। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये जलिनक का कोट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास किस देश की शासन संवैधानिक व्यवस्था की विशेषता है? तो ये कनाडा का संविधान और भारत के संविधान का। किस देश के बारे में यह कहा जाता है कि वहां कोई संविधान नहीं है? 69 तो कहाँ कोई संविधान नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व हैं? साथियों आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप टीजीटी, पीजीटी या जीडीसी या जीआईसी या नेट एनटीए की जो आयुक्त परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए, जरूर जुड़ें। और देखिए रही बात पीडीएफ की या चाहे कंटेंट की, अगर आपको आवश्यकता हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व हैं? तो अच्छे संविधान के जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो होगा सुनिश्चितता, कोई जरूरी नहीं कि उसमें व्यापकता हो, ठीक, संक्षिप्तता भी हो, ठीक, परंपराओं पर आधारित भी हो और नमनीयता एवं कठोरता का मिश्रण हो। तो सी 1 3 4 5। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो इनमें से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसे बोलते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन या सार्वजनिक निगम। स्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? क्वेश्चन नंबर 72 ये परिभाषित किया गया हरमन फाइनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? 73 ये होगा आपका मौखिक परीक्षा को। 74 एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में हो? तो इसको बोलते हैं हम कौन सा? सेवाकालीन प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग बोलते हैं।
75 कि यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर हो तो इस तरह के बजट को हम क्या कहते हैं? इस तरह के बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं, न घाटा न नफा। 76 प्रशासनिक नीतियों निर्णयों की वैधता का निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। 76 तो इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 77 है प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? कोई अंतर संबंध नहीं है। 77 तो ये होगा आपका बंद प्रणाली के साथ। वॉटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इनमें से क्या शामिल नहीं है? 78 तो ये होगा आपका समर्थन, ऑप्शन सी समर्थन। नेक्स्ट है 79 कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? 79 ये होगा महाराष्ट्र। विधि तो सबसे पहले उड़ीसा में पारित हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया गया 1971 में, लेकिन लोकायुक्त अधिनियम 1968 में उड़ीसा में पारित कर दिया गया था। 79 के बाद 80 देखिए कि नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया जिसका अर्थ है मेज या लिखने की मेज या डेस्क बोलते हैं। 81 लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो समानता, समर्थता और विभेदीकरण। तो उपरोक्त सभी होगा, इसमें डी होगा उपरोक्त सभी। समानता, क्षमता, विभेदीकरण होता है इसका। नेक्स्ट है 82 कि राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता क्या कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक समाजीकरण के जो प्राथमिक अभिकर्ता है वह परिवार और सामाजिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? 83 तो ये होगा आपका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एसपी हटिंगटन। इनकी रचना नहीं है बल्कि ये रचना है आमंड और पावल की, तो इसमें से दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाएं। 84 तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो पुस्तक प्रकाशित हुई 1921 में प्रकाशित होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी ये प्रकाशित हुई है, कार्ल फेडरिक की रचना है, ये आपकी 2015 में। और ये मॉडर्न डेमोक्रेसी ये लॉर्ड ब्राइस की रचना, लॉर्ड जेम्स ब्राइस की रचना है। और पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट ये रचना है लॉवेल की रचना है, ए लॉवेल, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई। और द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 की रचना है। ठीक, ये जेम्स ब्राइस की रचना है 1888 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। 85 तो एक कठोर संविधान केवल उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों हेतु उपयुक्त है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, तो सी इसमें गलत हो जाता है। नेक्स्ट है 86 के निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध किसका है? तो याद रखिए सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। 87 लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर प्रकार का नहीं, ये किसका कोट है? 87 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बेहद महत्वपूर्ण, तो ये गार्नर का कोट है। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह किसका कथन है? 88 ये डाइसी का कोट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संविधानवाद की विशेषता नहीं है? संविधानवाद की विशेषता नहीं है पार्टी आधारित अवधारणा। वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? तो वेस्टमिनिस्टर रूपी जो मॉडल है, ये संविधान है, ये आपका है कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में। पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? देखिए याद कीजिए 91। एक तो भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता और अफगानिस्तान भारत मैत्री संबंध, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? भारत और पाकिस्तान का संबंध किस विवाद से है? तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो सियाचिन विवाद और सरक्रिक विवाद, तो ऑप्शन ए सही है। इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है? तो इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य होता है आपका कि यूएसए के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ मई 2020 को। भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश के साथ है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण, तो ये नेपाल के साथ है।
अगला प्रश्न है कि भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? 96। ये चीन के साथ 1954 में। 5 सिद्धांतों पर। भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 97। तो लाहौर जो बस नीति होती है कब? 1999 में। और लुक ईस्ट पॉलिसी 1992। और गुजराल सिद्धांत 1996। और पोखरण द्वितीय जो है 1998 में होती है। 1998। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम बताइए। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वो है आपकी मैकमोहन रेखा। प्रतिष्ठित यल देवी ट्रेन सेवा श्रीलंका में भारत की मदद से 24 साल बाद बहाल किया गया। किंतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे बहाल कर दिया गया। 99। तो ये बहाल किया गया कोलंबो और रामेश्वरम के बीच कोलंबो और रामेश्वरम। पंचशील या भारत की विदेश नीति के 5 सिद्धांत मुख्य रूप में किसमें निहित हैं? 100। तो ये होगा प्राचीन बौद्ध साहित्य में। इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है तो कर्नल गद्दाफी। बाकी तीनों लोग हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस को कार्यान्वित किया था? तो ये मालदीव में। नेक्स्ट है 103 कि दिसंबर 2020 तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? 103। 15। 104 कि भारत के आईसीटी कार्यदल ने किस देश के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक भारत में संयुक्तता का भविष्य? ये है यूएसए। 105 कि कश्मीर विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग में निम्न में से किस देश में कौन से एक सदस्य नहीं था? निम्न देशों में से कौन से एक सदस्य नहीं था? ये होगा आपका यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि 1980 से पूर्व भारत द्वारा इजराइल को वास्तविक मान्यता प्रदान करने के कारणों में भारतीय विदेश नीति कौन से एक निम्नलिखित निर्धारक नहीं है? 106। ये था आपका भारत की ऐतिहासिक परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1984 के नाभिकीय निशस्त्रीकरण की 4 महाद्वीपीय शांति पहल में निम्नलिखित में से किस नेता ने हिस्सा नहीं लिया? तो राष्ट्रपति जियाउल हक। भारत नेपाल शांति तथा सुरक्षा 1950 की नेपाली माओवादी ने आलोचना की क्योंकि इसलिए आलोचना की गई क्योंकि संधि असमान प्रकृति की थी, नेपाली पहचान का उभार था या चीन के साथ समदूर की नीति अपनाई गई। तो ये सभी होंगे डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? निर्धारक तत्व कौन से नहीं है? भूगोल है और प्राकृतिक संसाधन है, कूटनीति, तीनों निर्धारक तत्व हैं लेकिन जनसंख्या आपका निर्धारक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया? 110। ये था इंद्र कुमार गुजराल थे। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंसेंट डी गॉर्नी के द्वारा किया गया। हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? ये था प्रयोजन, पर्पज। नेक्स्ट है नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? तो ये होंगे आपके चेस्टर बर्नार्ड भी होंगे इसमें। निम्नलिखित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार यानी गुड गवर्नेंस का सार कौन सा है? तो पारदर्शी और जवाबदेह शासन। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो लोक निगम प्रकार का जो प्रशासन होता है याद रखिएगा वो सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। 116 निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण कौन सा है? याद रखिए सहायक अभिकरण वे होते हैं जो जनता की नहीं बल्कि सूत्र अभिकरणों की सेवा करते हैं। ये वे कार्य हैं जो सभी विभागों से संबंधित होते हैं। ठीक, जैसे आप इसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय में इसमें जो CPWD होता है ये आपका सहायक अभिकरण का उदाहरण है, जबकि नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय भारत में स्टाफ अभिकरण के उदाहरण है। तो सी होगा इसमें केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है?
याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण। कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो लगा देंगे पुलिस अधीक्षक, बिल्कुल नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 कि सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की किसने? सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? चेस्टर बर्नार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है, तो लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है आपका संसद के प्रति। किसका कहना है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों में से चुनाव की एक सरलतम विधि है? बेहद महत्वपूर्ण, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगर निर्णय से संबंधित कोई परिभाषा आती है तो ये जरूर आती है 120, तो ये होगा रे ए क्लियंस की। निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? विधायी नियंत्रण का तरीका सरकार के विरुद्ध अभियोग। फेडरिक्स के साला मॉडल में क्लेक्ट्स किसे कहते हैं? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये थे वे समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीकी की ज्ञाता हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्लेक्ट्स बोलते हैं इनको। भारत में वर्तमान लोक सेवा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही की नया संस्करण है? ये होगा योग्यता मूलक नौकरशाही की। प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, यह किसका कहना है? प्रशासन राजनीति की एक शाखा, ये कहना है आपका डोनाल्ड किंग्सले का। नेक्स्ट है मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पर आता है? 125। देखिए मैस्लो जो है 5 प्रकार की आवश्यकताओं की बात करता है और सबसे निचले पर आता है आत्मबोध की आवश्यकता और सबसे ऊपर होता है शारीरिक आवश्यकताएं। 129 में बिल्कुल मैं उल्टा बोल दिया। देखिए सबसे जो निम्न स्तर पर है, सबसे निम्न स्तर पर शारीरिक आवश्यकता है और सबसे उच्च स्तर पर कौन सा है? सर्वोच्च स्तर पर आपका आत्मबोध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 126 कि किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरफ वर्णित किया है? नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप में किसने वर्णित किया है? 126। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेवॉर्ड। चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है? 127 होगा निरंतर पर्यवेक्षण। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंधन का सिद्धांत किसे माना जाता है? सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? 128 है हेनरी फ्योर्ड। 129 मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है, यह कथन किसका है? 129 ये कथन है आपका डिमॉक का। जेम्स डी मोने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? तो जेम्स डी मोने के सिद्धांत संगठन का पहला सिद्धांत है क्या? समन्वयात्मक यानी कोऑर्डिनेशन वाला सिद्धांत, ऑप्शन डी समन्वय हो। ये 4 पेज की जो बात करते हैं उसमें नहीं। आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सदृश माना जाता है? किसके सदृश माना जाता है आधुनिकीकरण को? 131 पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र को और औद्योगिकरण को। तो डी होगा 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है? 132 तो आरसी मैक्रिडिस और वार्ड। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं जीन ब्लॉन्डेल। जीन ब्लॉन्डेल होंगे द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के। गैब्रियल आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में क्या पाया जाता है? तो सजातीय संस्कृति में कौन कौन से देश आते हैं? ये होगा विकसित देश। संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम क्या है? तो किसी संस्थान में संचार का जो व्यवस्थित अनुक्रम है वो है आपका सेंडर होगा, इनकोडिंग किया जाएगा, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर उसके बाद आपके सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक होता है। नेक्स्ट है 136 कि संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है?
तो ये है आपका प्रयोगात्मक। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का क्या अर्थ है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है कि संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 कि सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है? भारत कहाँ स्थित है? ये है आपका द्वितीय लहर में। किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न में से किससे संबंधित है? 139 ये है आपका प्लेटो का इष्टतम सिद्धांत। नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है किस पर? तो महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकारात्मक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? ये था आपका स्टन की राजनीतिक व्यवस्था के ढांचा का। लुसियन डब्ल्यू पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? 142 तो होगा आपका समानता, क्षमता और संरचनाओं का भिन्नीकरण। 143 राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 143 का सी सही होगा 1 और 2। 144 किसने तर्क दिया है कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी लगता है? 144 तो डी होगा हेराल्ड लासवेल। नेक्स्ट है 145 आमंड और वर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? 145 तो ये होगा संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति। 146 गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार किया। उनकी प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था की 4 विशेषताओं में से एक नहीं है? ये होगा आपका डी एक प्रणाली के भीतर एकीकरण। 147 राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ये किए हैं गैब्रियल आमंड। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का विलक्षण नहीं है? 148 तो ये होगा अनियंत्रित विकास। 149